Assalamu alaikum students. In this lecture, we will cover the technique or you can say general procedure of chromatography. We will see all the steps which are involved in performing chromatography. उसमें सबसे पहले जो important चीज आती है, अगर हम simple paper chromatography की बात करें, although it is a simple technique, but इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी सेपरेशन को. तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आता है चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर, preparation of solution, application of the sample to paper, choice of solvent, development of chromatogram, drying the paper, location or locating the substance on the paper chromatogram, and next we have the quantitative estimation. तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है choice of filter paper. चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर में क्या आता है, आप सब जानते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म करते हैं पेपर पे, और जो पेपर यूज किया जाता है वो होता है फिल्टर पेपर. अब फिल्टर पेपर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के, डायमेंशंस के, डिफरेंट पोर साइज के, डिफरेंट कंपोजिशन के हो सकते हैं. तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारी सेपरेशन के अकॉर्डिंग हमें किस तरह का फिल्टर पेपर यूज करना है. तो सबसे पहली चीज अंडरलाइन करें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम पेपर की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि पेपर की थिकनेस क्या है, उसका फ्लो रेट यानी उसके अंदर कितना पोर साइज है, किस तरह के चैनल्स बने होंगे जिसमें से हमारा सॉल्वेंट जो है वो, हमारा जो सैंपल है वो फ्लो करेगा. तो नंबर 1 थिकनेस पे डिपेंड करता है, नंबर 2 फ्लो रेट पे, नंबर 3 उसकी प्योरिटी यानी उसमें कितने परसेंट सेलुलोज है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज है, उस पर डिपेंड करता है. और फोर्थ ये डिपेंड करता है नेट स्ट्रेंथ के ऊपर, पेपर की स्ट्रेंथ कितनी है. अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाता है जनरली वॉटमैन फिल्टर पेपर एक्सटेंसिवली यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी. वॉटमैन फिल्टर पेपर आमतौर पर यूज किए जाते हैं. वॉटमैन फिल्टर पेपर हैव द केमिकल कंपोजिशन एज, या आपको वॉटमैन फिल्टर पेपर की केमिकल कंपोजिशन दी गई है. इसमें आपके पास अल्फा सेलुलोज जो है वो होती है 98.99%, बीटा सेलुलोज जो होती है वो होती है 0.3 to 1%, पेंटोसेंस हमारे पास यानी जो पेंटोस शुगर के पॉलीमर्स हैं वो होते हैं 0.4 से 0.8%, एश कंटेंट आपके पास होता है 0.07 से 0.01%, और इसके अलावा कुछ हमारे पास ईथर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं इन स्मॉलर अमाउंट. अब अगर हम इस कंपोजिशन को वेरी कर देते हैं तो उससे क्या होगा, वेरी करने से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स चेंज होंगे और उनके चेंज होने से आपकी सेपरेशन जो है वो क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी. अब एक सूटेबल पेपर जो एक अच्छा पेपर है जो अच्छी क्रोमेटोग्राफिक रिजल्ट दे सकता है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है. नंबर 1, इट शुड एंश्योर मैक्सिमम डिग्री एंड क्लैरिटी ऑफ सेपरेशन. पेपर आपके पास ऐसा होना चाहिए जो इंश्योर करे कि आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को बेहतरीन तरीके से सेपरेट कर सकता है. इट मींस कि इसका मतलब ये है कि पेपर के अंदर जो स्टेशनरी फेज है ये उसके रोल की इनडायरेक्टली बात की जा रही है. सेकंड आ जाता है नेग्लिजिबल डिफ्यूजनेस ऑफ द स्पॉट. आपने स्पॉट अप्लाई किया और आपका स्पॉट बहुत ज्यादा अगर फैल गया उस पेपर के ऊपर, पेपर अच्छी क्वालिटी का नहीं था और आपका स्पॉट बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो गया, तो भी इसका मतलब है कि आपकी सेपरेशन अच्छी नहीं होगी. तो आपका ऐसा होना चाहिए पेपर कि जब आप उसके ऊपर स्पॉट अप्लाई करें तो अगर आपने इतने साइज का स्पॉट अप्लाई किया तो ये इतने ही साइज का रहे, ये डिफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल ना फैले. इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप किसी हल्की क्वालिटी का पेपर लेते हैं और उसके ऊपर इंक पेन से लिखते हैं और आपका पेन फैलना शुरू कर देता है, डिफ्यूज हो जाता है, तो आप कहते हैं कि ये पेपर अच्छी क्वालिटी का नहीं है. ठीक है, तो सिमिलर इज द केस कि आपको ऐसा पेपर चूज करना है कि जिसपे आपका स्पॉट जितने साइज का आपने लगाया है उतने ही साइज का रहे, उसमें डिफ्यूजन पैदा ना हो. एक्सीलेंट रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. जब आप इसको पेपर को प्लेस करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर तो आप सब जानते हैं कि हमारी जो स्टेशनरी, जो हमारी मोबाइल फेज है वो फ्लो करती है. तो वो तभी फ्लो करती है, इस पेपर के अंदर से पास करती है जब इसके अंदर प्रॉपर पैसेज होगा, चैनल्स बने हुए होंगे जिनमें से आपका सॉल्वेंट पास करेगा. तो आपको ऐसा पेपर चूज करना है जिसके अंदर सफिशिएंट पोर्स मौजूद हो ताकि उसके अंदर से सॉल्वेंट जो है वो राइज कर सके. नेक्स्ट हमारे पास आता है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फिल्टर पेपर can be modified for specific chromatographic purposes by dipping the filter paper in aqueous solution of other substances or by changing the chemical composition of cellulose. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी composition के साथ ही बाउंड रहेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिप करके इसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इनकॉर्पोरेट करके डिजायर्ड स्टेशनरी फेज और डिजायर्ड मोड ऑफ सेपरेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने जो फिल्टर पेपर यूज करना है सेपरेशन के लिए
उसका साइज, डायमेंशन, शेप्स क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपका जो मोस्ट कॉमनली फिल्टर पेपर यूज किया जाता है वो रेक्टेंगुलर होता है। बाज़ औक़ात आप स्क्वायर शेप भी यूज कर सकते हैं। ये आपको नीचे फिगर में शो किया गया है, ये आपके पास स्क्वायर शेप शो की गई है और ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है। तो आमतौर पे जो हम यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप वाला। इसके अलावा भी आप डिफरेंट डायमेंशंस में यूज कर सकते हैं और आमतौर पर 15 से 30 सेंटीमीटर लेंथ की जो स्ट्रिप होती है और 1 टू सेवरल सेंटीमीटर जो विड्थ होगी वो वाली स्ट्रिप आप लेते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्रोमेटोग्राम डेवलप अपना कर सकते हैं। ये उन्होंने आपको एक सिंपल क्रोमेटोग्राफिक पेपर शो किया, ये आपको स्क्वायर शेप का शो किया है। ये जो आपको इसमें लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी बेस लाइन है, ये वो लाइन है जो आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल अप्लाई करते हैं और इस लाइन के ऊपर आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्पॉट्स लगाते हैं। उसके बाद आपको जो है ये ग्लास रॉड हैंगर यानी जिसका आप पेपर हैंग करते हैं और उसके अलावा जो है ये आपका रेक्टेंगुलर शेप और ये आपका स्क्वायर शेप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या चीज आ जाती है, देखें, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो सैंपल दिया गया है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है कि आपको कोई सॉलिड दिया गया है तो पहले आपको उसका क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, पेपर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अब आपको ये चूज करना है कि आप अपने मिक्सचर का किस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि अपने सैंपल का आपने किसके अंदर सॉल्यूशन बनाना है, किस सॉल्वेंट के अंदर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ प्रॉपर सॉल्वेंट फॉर मेकिंग सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आप वो सॉल्वेंट चूज करेंगे जिसके अंदर आपका सब्सटेंस सॉल्युबल हो, तभी वो एक सोल्यूशन बनेगा और सोल्यूशन अगर सही बना होगा तभी वो अच्छी सेपरेशन देगा। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, या तो आपको सॉल्युबिलिटी कैसे पता लगेगी अपने सैंपल की, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। आप क्या करेंगे, डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर डाल डाल के अपने सैंपल की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, जिसके अंदर आपको लगेगा कि सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है आप उसको यूज कर लेंगे। या फ्रॉम लिटरेचर, यानी आपने कोई प्रीवियस रिसर्च पेपर देखा, आपने कोई बुक देखी जहां आपको बताया गया था कि इस तरह की नेचर के अगर अमाइनो एसिड्स हैं या अगर ये चीज है तो वो इस तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होगी, तो आपको वहां से हेल्प मिल सकती है। आमतौर पर सोल्यूशन बनाने के लिए हम सिंगल सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें तो उससे जब आपका रेट ऑफ फ्लो होता है मोबाइल फेज का तो उसमें थोड़ी सी इंटरप्शन हो सकती है, क्योंकि उसमें आपके सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन, ये चीजें क्या करती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। आमतौर पर जो रूल अप्लाई किया जाता है वो लाइक डिसॉल्व लाइक का अप्लाई किया जाता है कि अगर आपका सैंपल का सॉल्यूट पोलर है तो उसको आप पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं तो उनको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं। इसके अलावा आपके प्योर सॉल्यूशंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंक के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो उसको आप कोई अलग से सोल्यूशन नहीं बनाते, वो आप इंक एज इट इज अप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली जरूरी नहीं है कि आपने लिक्विड्स के भी सोल्यूशन बनाने हैं, आप प्योर सोल्यूशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सॉलिड्स दिए गए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको सॉलिड्स जो हैं उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा और उनके सॉल्वेंट्स बनाने, सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप बायोलॉजिकल टिश्यूज की बात करते हैं तो इनको भी आपको क्या करना पड़ता है, सूटेबल सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करना पड़ता है। और इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि अगर आप जो है कोई बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्टर उसके अंदर कोई ऐसे सॉल्ट या प्रोटीन मौजूद है जो कि आपकी सेपरेशन के साथ उसकी रुकावट बन रही है, तो आप क्या करते हैं, उन चीजों को वहां से रिमूव कर देंगे। कैसे, प्रोटीन्स को आप प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे किसी अल्कोहल वगैरह के साथ, और सॉल्ट्स वगैरह जो हैं उनको आप जो है मुख्तलिफ किस्म के जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं उनके जरिए क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मकसद ये है कि जिस चीज को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसकी सेपरेशन के अंदर जो चीजें एज एन इम्प्योरिटी, एज एन हिंड्रेस कॉज कर रही हैं उसको आप वहां से क्या कर दें, रिमूव कर दें। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल टू द पेपर। यानी अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने प्रॉपर पेपर चूज किया क्रोमेटोग्राफी के लिए, दूसरा आपने अपने सैंपल का सूटेबल सोल्यूशन बना लिया। अब अगला काम क्या आता है, अब आपने उस सोल्यूशन को अप्लाई करना है पेपर के ऊपर। अच्छा, अब इसमें आपके पास आ जाता है कि वंस द साइज एंड ग्रेड ऑफ द पेपर इज सिलेक्टेड, अब आपने क्या करना होता है, आप सब लोग इस चीज से वाकिफ आप कर चुके हैं। आप क्या करते हैं, एक पेंसिल लाइन ड्रॉ करते हैं अबाउट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। आप सब जानते हैं
कि आप अपना क्रोमेटोग्राम किस तरह से रेडी करते हैं कि आप इस पेपर के ऊपर यहाँ पर करके एक लाइन लगाते हैं पेंसिल के साथ। उसके बाद आगे आपको मेंशन किया गया है सेवरल क्रॉसेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी एनालाइज्ड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट आर मार्क्ड विद अ पेंसिल ऑन द लाइन। अब आप क्या करेंगे, डिपेंड करता है कि आपके कितने सैंपल हैं। अगर आपके 3 सैंपल हैं तो आप तकरीबन एक जितने फासले पर पेंसिल से क्या करेंगे, ये मैं किसी और कलर से आपको मेंशन कर देती हूँ। एक आप पेंसिल से यहाँ स्पॉट लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे और एक यहाँ। ये स्पॉट ये शो कर रहे हैं कि हमने इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, सैंपल अप्लाई करना है। इसमें आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इनको मार्क करना है। ये यहाँ पर आपकी आ जाएगी बेस लाइन। और यहाँ पर आप मार्क कर देंगे, एक ये वाला स्पॉट आपका यहाँ लगेगा, दूसरा तकरीबन आपका यहाँ लगेगा और तीसरा आपका यहाँ लगेगा। आपस में भी इनका एक जितना फासला और पेपर के साथ जो यहाँ से फासला है वो भी आपने देखना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप अपने सैंपल का ड्रॉप अप्लाई करते हैं। कितना होना चाहिए, बारीक सा ड्रॉप अप्लाई करते हैं। ओनली 1 to 2 माइक्रोलीटर्स, मिलीलीटर्स भी नहीं है, माइक्रोलीटर्स की बात हो रही है। वो आप अप्लाई करते हैं। किसकी हेल्प से आप करते हैं, कैपिलरी की हेल्प से आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कहाँ पर, ये जो आपने मार्क लगाए थे, स्पॉट्स लगाए थे पेंसिल से, वहां पर। इसके अलावा आप प्लेटिनम वायर के बने हुए लूप्स जो होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप जो है उसके थ्रू भी सैंपल अप्लाई कर सकते हैं। Minimum volume of the considered solution is applied on the paper in order to avoid diffusion through the paper. अच्छा, आपने ऐसा नहीं करना कि आप कहें कि मैं भर भर के अगर लगाऊं तो शायद ज्यादा सॉल्वेंट, ज्यादा जो है वो सोल्यूशन जाएगा और ज्यादा अच्छी सेपरेशन होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको क्या करना होता है, सिर्फ टच करना होता है और मिनिमम वॉल्यूम का छोटा स्पॉट अप्लाई करना होता है। अदरवाइज क्या होगा, देखिए, अगर तो आपने यहाँ पर स्पॉट लगाया तो वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा स्पॉट लगा देंगे तो वो डिफ्यूज कर जाएगा और उसके इस वाले के साथ मर्ज होने के, मिक्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, सेपरेशन पुअर हो जाएगी, ठीक है। आपका जो स्पॉट है वो कितना होना चाहिए, तकरीबन 5 मिलीमीटर इन डायामीटर, यानी छोटा सा स्पॉट होना चाहिए। द सॉल्वेंट इज नाउ अलाउड टू एवेपोरेट। अब आपने क्या करना है, फौरन ही अब आपने इसको फिल्टर पेपर जो है मोबाइल फेस के अंदर नहीं डाल देना, बल्कि आपने इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना। ड्राई होने का मकसद ये है कि वो सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया था अपने सैंपल का, वो यहाँ से क्या हो जाए, एवेपोरेट हो जाए। उसके पर्पस के लिए आप उसको रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेट करवा सकते हैं और हेयर ड्रायर की हेल्प से, ताकि उसमें से गर्म हवा निकलेगी तो उसके थ्रू भी आप इसको एवेपोरेट करवा सकते हैं। उन्होंने आपको ये शो भी किया है फिगर 4.4 जो आपको पिछले पेज पर दी गई थी। हम उस फिगर को देख लेते हैं। ये आपको फिगर 4.4 में शो किया गया है कि ये आपकी बेस लाइन थी, इक्वी डिस्टेंट जो था, हमने यहाँ पर स्पॉट्स लगा लिए और अब क्या कर रहे हैं, हम उसको ड्राई कर रहे हैं स्पॉट्स को विद द हेल्प ऑफ हेयर ड्रायर। उसके बाद आपके पास आ जाता है नाउ द पेपर इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रोमेटोग्राफी में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डेवलपमेंट क्या है, अ प्रोसेस इन विच अ सॉल्वेंट फ्लोज थ्रू द पेपर टू प्रोड्यूस सेपरेशन। जब आप अपने पेपर को रेडी करने के बाद मोबाइल फेस के अंदर डिप करते हैं और आप कहते हैं कि मोबाइल फेस राइज करती जा रही है और हमारे सैंपल के जो कंपोनेंट्स उनको सेपरेट कर रही है, तो ये पूरा प्रोसीजर डेवलपमेंट कहलाता है कि आपकी मोबाइल फेस के पास होने से सेपरेशन अचीव हो रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। तो अब वो यही कह रहे हैं कि अब आपका पेपर डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए, यानी इस प्रोसेस के लिए रेडी है कि अब उसके ऊपर से मोबाइल फेस फ्लो कर सके, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आपने पेपर तो रेडी कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से मुराद यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मोबाइल फेस की बात हो रही है। अब आपने मोबाइल फेस कौन सी चूज करनी है, उसके लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस के लिए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम सॉल्वेंट्स अप्लाई करते हैं आमतौर पर वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने इससे भी ज्यादा जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि जिस चीज को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सॉल्वेंट चूज करना है। वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स सच एज फ्यूरिन, प्रोपेनॉल हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड।
Since adsorption effects play an important role in some separation, a single solvent such as water can be used for developing the chromatogram. हम single solvent जैसा कि water भी use कर सकते हैं, हम water plus different alcohols भी use कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमें प्योर सॉल्वेंट अच्छी तरह से सेपरेशन दे रहा है तो हमें उसके अंदर मजीद कोई सॉल्वेंट मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट जो है वो सेटिस्फैक्टरी सेपरेशन नहीं दे रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज कर लेंगे। लेकिन जो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे आप, दे मस्ट बी मिसेबल विद ईच अदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि द एडेड सॉल्वेंट जो है वो एसिड भी हो सकती है, बेसिस भी, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी हो सकते हैं। और बाज औकात हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपकी ये आपकी क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, वो आपका मिक्सचर होता है एल्कोहल, एसिड और वाटर का। एल्कोहल कौन सी, एन-ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला सिस्टम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज मोबाइल फेस सिस्टम फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो आपका ये वाला सिस्टम है। बट बाजुकात ये होता है कि जो एन ब्यूटेनॉल है ये क्या करती है, आप सब जानते हैं कि जब एल्कोहल और एसिड कंबाइन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कंबाइन होते हैं, तो वो ईस्टर्स बनाते हैं। तो एन ब्यूटेनॉल बाजुकात क्या होती है, चूंकि ईस्टर्स बनाने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एन ब्यूटेनॉल की बजाय टर्शरी अल्कोहल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल यूज करेंगे तो ईस्टर्स बनने का जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थ्री कंपोनेंट सिस्टम्स आर वाइडली यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। थ्री कंपोनेंट सिस्टम, जैसे अभी आपने ये देखा, एल्कोहल, एसिड और वाटर का सिस्टम। As far as possible, minimum number of solvents are used in order to facilitate in making the chamber saturated with the solvents. ऐसा नहीं कि आप शौक में बहुत सारे solvents यूज कर लेंगे, सिर्फ आप तभी इस तरह के मल्टीपल सॉल्वेंट्स या थ्री कंपोनेंट सिस्टम या टू कंपोनेंट सिस्टम यूज करेंगे जब आपको वाकई ही इसकी जरूरत होगी। अदरवाइज आप सिंगल सॉल्वेंट्स, अगर आपकी सेपरेशन हो रही है तो आप उसी से करेंगे। जनरली अ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर विच गिव्स आरएफ वैल्यू ऑफ 0.2 to 0.8 फॉर द सैंपल शुड बी सिलेक्टेड। हमने पहले ही ये बात पढ़ी थी कि आरएफ वैल्यू की जो होती है वो हमेशा यूनिटी से कम होती है, तो हमें वो सॉल्वेंट यूज करना चाहिए जो आरएफ वैल्यू इस रेंज में दे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यहाँ तक आपने सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया, अब आप इस पेपर को किस तरह से क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डिप करेंगे और किस तरह से सेपरेशन अचीव होगी। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।